Hello, Faraz. Good morning, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. How are you? Good. What about you? हाँ, फाइन. और तैयारी करी चल रही है कुछ प्रिपरेशन? Yes, sir. ओके, बस चल रहा है. गुड. जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो समझ में आए? उस पर कुछ प्रैक्टिस किए क्वेश्चंस? तो उसमें थोड़ी बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहा हूँ. अच्छा, कर रहे हो. गुड. ये चलो, चल रहा है वो. देखो अभी जो हम कर रहे हैं अभी बिल्कुल बेसिक लेवल लेके चल रहा है. ये जो सारे कॉन्सेप्ट हैं इस पे हम फिर से आएंगे दोबारा, तब हम इसमें एडवांस लेवल पे जाएंगे. तो मेरी कोशिश ये है कि पहले आप बिल्कुल बेसिक क्लियर कर लो, तभी आप एडवांस पे जा पाओगे, वरना उसका कोई यूज नहीं होगा. ठीक है? और कोई और आएंगे या सिर्फ मैं हूँ इस क्लास में? अभी आएंगे ज्वाइन. 5:30 का टाइम था, अब शायद ज्वाइन होने शुरू होंगे. 4 स्टूडेंट रहेंगे आज. सर ऐसे ही होगा सर आजकल, मतलब 4 स्टूडेंट्स और भी आएंगे? हाँ हाँ, और आ रहे हैं अभी. तो व्हाइट बोर्ड आपको क्लियर है? जी. ओके. हेलो हेलो जी, क्या नाम है आपका जो आपने न्यू आज ज्वाइन किया है? जस्ट जी, अंकित 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 आप इसका वीडियो बंद कर लो, सिर्फ ऑडियो रखो तो क्लियर आएगा. नेटवर्क की प्रॉब्लम है. ठीक है क्या नाम है आपका? अंकित अंकित अंकित. मिश्रा जी ओके अंकित, ठीक है ठीक है. तो आज हमारी जो है वो सेकंड क्लास है एमबीए की, रीजनिंग,
क्वांटिटेटिव और डेटा इंटरप्रिटेशन, ये 3 चीजें हमें कवर करनी है। जी तो हमने एक पिछले क्लास में क्वेश्चन डिस्कस किया था, वेलोसिटी ऑफ अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के जो क्वेश्चन आते हैं, तो उसी से हम शुरू करेंगे आज। ठीक है। ओके फराज, ओके सर। आप रेडी रहना, ये क्वेश्चन आपसे ही है जो मैं लिखने जा रहा हूँ। सर ओके, हमने अभी तक जब पढ़ा था तो हम 4 स्पीड लेके चल रहे थे। बोट की स्पीड होती थी, वाटर की स्पीड थी, स्पीड ऑफ बोट गोइंग अप स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम। ठीक, अब हम इसमें क्वेश्चन ये करते हैं कि इफ अ बोट has a speed of 5 kilometer per hour in still water, it travels upstream, it travel upstream and then travels downstream for 10 hours. What is the speed of what is the speed of water current? Option A is 6 kilometer per hour, 5 kilometer per hour, 3 kilometer per hour, and D is 8 kilometer per hour. ठीक है फराज, यस सर। अब तुम्हें इसका आंसर बताना है क्या होगा। 2 मिनट। अंकित, हाँ जी सर। जी सर। इस टाइप के क्वेश्चन करे हैं जिसमें बोट और वाटर की स्पीड होती थी, फिर अप स्ट्रीम जाते थे, कभी डाउन स्ट्रीम। ये तो मैंने 9th 10th में किए थे। 11th में मेरे पे कॉमर्स विदाउट मैथ्स थी। अच्छा, इसका आंसर बताओ क्या होगा। करता हूँ सर, एक बार कोशिश करता हूँ। ठीक है, ठीक। तो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा सर। तो सर VW ढूंढना है बेसिकली। हाँ देखो, इसमें हमें क्या गिवन है। VB दे रहा है, VB बोट है ऑफ और फिर स्पीड, डाउन। ठीक है, पहली चीज ये दी है, ये VB है जिसको हम VB से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और पूछा क्या है, स्पीड ऑफ वाटर करंट, ये पूछा है VW, यस सर। ये गिवन है। और ये पूछा है हमसे, इसमें कुछ रिलेशन आपस में दे रखा है कि ट्रेवल डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम फॉर 10 आवर्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ वाटर करंट।
पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा था उसमें पूरा प्रोसीजर पढ़ा था हमने कि कैसे हम करेंगे, ठीक है। Yes, जी sir. सर। लेकिन ये बिना ही आपके पूरा प्रोसीजर लगाए, बिना सीधे ऑप्शन देख के इसका आंसर हो जाएगा। So, sir, B. क्या हो सकता है ऑप्शन? B. ए बी सी डी में से क्या होगा ऑप्शन? 8 kilometers per hour. अच्छा, डी लास्ट वन, B. 8 किलोमीटर। Last. अच्छा अंकित, जी सर। जी सर, क्या हो सकता है ऑप्शन? मेरे हिसाब से सर 3 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, क्यों? क्योंकि सर if a boat has a speed of 5 kilometer per hour and is still working हाँ हाँ up and then travel down for 10 hours हाँ, in a speed of, लग रहा है सर मुझे ऐसा कि 3 किलोमीटर अच्छा होना लग चाहिए। रहा है, ठीक है चलो। देखो फराज, Yes, sir. पिछले क्लास में हमने जो पूरे सब क्वेश्चन कर लिए थे उसके बाद एक पॉइंट डिस्कस किया था। हमने ये कहा था कि जो बोट की स्पीड होगी, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, वो हमेशा क्या होगी? ग्रेटर देन वाटर स्ट्रीम की जो वेलोसिटी है उससे ज्यादा होना चाहिए। ये डिस्कस किया था लास्ट में हमने। तो फराज, Yes, sir. ये डिस्कस किया था ना। देखो प्रैक्टिकली अंकित, हाँ सर, हाँ सर। तुम भी ये समझो कि अगर ये स्टिल वाटर है, जी इसमें हमने एक बोट रखी और बोट की स्पीड को हम कह रहे हैं वीबी, मान लो इस क्वेश्चन में गिवन है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब ये बोट अगर ऊपर जाना चाहती है, मान लो अप स्ट्रीम, तो जो बोट की स्पीड होगी वो हमेशा जो वाटर फ्लो कर रहा है उससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो अभी बोट ऊपर जा पाएगी। हम्म। तो इसमें हमें ये जो दिया था डेटा, ये कंप्लीट नहीं है डेटा। मतलब आप अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन क्या थी, मिसिंग थी। लेकिन एक आपको लॉजिक इसमें क्लियर था कि बोट की जो स्पीड होगी वो हमेशा स्पीड ऑफ वाटर से ज्यादा होनी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें? 6 नहीं हो सकती, 5, दोनों की स्पीड बराबर भी नहीं हो सकती, जी और 8 भी नहीं हो सकता। सिर्फ क्या ऑप्शन बचा? 3। 3 किलोमीटर पर आवर। Sir, लेकिन एक तो ऊपर जाता है, ठीक है. So then it goes down also, sir. So then won't it be fast? Won't it start accelerating if it goes downwards? Yes, the water will support the boat when it go downstream. Yeah. But what will happen when it go upstream? It will get less. So it's asking it goes up and then it goes down. So then How will it go up? When it needs energy. velocity of boat is 5 kilometer per hour and the water coming down with a speed of 8 kilometer per hour, what will happen? Like get. Boat will not climb up, it will go down. So this is not possible. अगर बोट की स्पीड वाटर से कम है तो फिर अप स्ट्रीम ट्रेवल नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है इन सारे क्वेश्चंस।
ठीक है अंकित? जी सर, जी सर। ओके, अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं। ये है एवरेज स्पीड। हमने एक रिलेशन पढ़ी है, सिंपल एक ही होती है, टाइम इनटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। अगर हम स्पीड निकालनी हो तो सिंपल डिवाइड कर देते हैं डिस्टेंस को टाइम से, और अगर एवरेज स्पीड निकालनी हो तो हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखो एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट आएगा जब हम बात करेंगे कि कोई पर्सन है, पॉइंट ए से चला बी तक गया किसी स्पीड से, हम इसे लिख लेते हैं मान लिए वी ए बी, और यहाँ पर डिस्टेंस है डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। इसके बाद बी टू सी डिस्टेंस हो गया बी सी, और वेलोसिटी हो गई यहाँ पर वी बी सी। इस केस में हम निकालते हैं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये क्लियर है फार्मूला? जी तो सर। क्या ये भी हो सकता है ऐसा कि हम पहले ए बी ढूंढते हैं फिर बी सी, मतलब इट माइट बी लॉन्गर बट इज आर आल्सो पॉसिबल कि पहले ए बी का मतलब जो भी स्पीड है, देन बी और सी, फिर बाद में जिनका आंसर है देन वी ऐड बोथ ऑफ देम। नहीं, जैसे पहले स्पीड स्पीड बेसिकली, डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे। so basically what I'm saying is we find speed हम्म, on its own or both, हम्म। and then बाद में we use average concept. Is this possible? अभी मैं क्वेश्चन करते हैं ना तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ठीक है। देखो एवरेज होता है, एवरेज का क्या मतलब होता है कि हम सम लेकर और उसे जितने भी नंबर है उसे डिवाइड कर दे टोटल नंबर से। इस केस में दो वेलोसिटी है, ये 1 है और ये 2 है। अगर हम एवरेज स्पीड इस तरीके से निकालें वी ए बी प्लस वी बी सी अपॉन 2, तो ये सही होगा या नहीं? So लेकिन टाइम टाइम नहीं है इसमें। अच्छा, मैं अभी उससे पूछूं अंकित, हाँ सर। ये फार्मूला ठीक है या नहीं? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, नहीं सर, वी ए बी प्लस बी सी अपॉन में 2। देखो एवरेज का क्या मतलब होता है, अगर हम सिंपल तुम्हें दो नंबर्स गिवन हो और उससे कहें कि एवरेज निकालो, तो तुम क्या करोगे, दोनों को ऐड करोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे। लेकिन एवरेज स्पीड की जब बात होगी तो इस तरीके से हम नहीं लिखेंगे, ये याद रखना होता है, क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चन में गिवन होता है हम एवरेज स्पीड में उसका एवरेज ले लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। एवरेज स्पीड के लिए आपको फार्मूला क्या लगाना पड़ेगा, जो भी टोटल डिस्टेंस है और टोटल टाइम, ये आपको अलग अलग निकालना होगा, डिस्टेंस अलग और टाइम अलग, और फिर आप फॉर्मूले में रखेंगे तब एवरेज स्पीड आएगी। अभी इस पर हम क्वेश्चन करते हैं तो क्लियर हो जाएगा ये चीज। इफ अ पर्सन
travels 20 किलोमीटर with 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एंड 10 किलोमीटर with 20 किलोमीटर पर आवर. Find the एवरेज स्पीड. इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है आपको. बताओ क्या आएगी एवरेज स्पीड. फराज और अंकित दोनों करोगे. ये 2 किलोमीटर पर आ रहे क्या? क्या कह रहे हो फराज. So 2 kilometers per hour average speed. अच्छा अभी देखते हैं, रुक जाओ. अंकित कुछ आया आंसर. It's a 1 minute. अच्छा So लेकिन इसमें टाइम नहीं है. टाइम निकालना Time पड़ेगा. नहीं है. अच्छा, कुछ गलत किया मैंने. देखो हम उसी हिसाब से बनाते हैं. ए से बी गए पर्सन, ये डिस्टेंस था 20 किलोमीटर और स्पीड थी इसकी 10 किलोमीटर पर आवर. बी से सी डिस्टेंस है 10 किलोमीटर और स्पीड है 20 किलोमीटर. एवरेज स्पीड बतानी है. हम इसमें देख लेते हैं. जब ए से बी गया तो क्या हुआ. स्पीड दे रखी है आपको 10 किलोमीटर पर आवर. डिस्टेंस है 20 किलोमीटर पर आवर. टाइम हो जाएगा, टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ऐसी बी टू सी हम बात करेंगे तो टाइम आ जाएगा. डिस्टेंस है 10, स्पीड है 20, यानी 1/2 0.5. अब एवरेज स्पीड वी एवरेज इज इक्वल टू होगा टोटल डिस्टेंस 20 प्लस 10 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 2 प्लस 0.5, यानी 30 डिवाइड बाई 2.5. ये हो जाएगा आपका 12 किलोमीटर पर आवर. तो हाँ, तो फराज और अंकित हाँ सर. आया ये प्रोसीजर समझ में. हाँ सर. ठीक. तो एवरेज के लिए हमने क्या करा, पार्ट वाइज जहां ए से बी जिस स्पीड से चला पहले उसका उतना टाइम निकाला. व्हाट इज द टाइम टेकन फ्रॉम गोइंग ए टू बी. देन हमने प्रोसीड किया बी टू सी, तो हमें टाइम मिला 0.5 आवर. तो वी एवरेज का हमने फार्मूला डिस्कस किया था, वही हमने लगाया. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. ठीक है. तो आंसर हमें मिला 12 किलोमीटर पर आवर.
अगर हम एवरेज के लिए क्या करते, देखो यहाँ हमें स्पीड गिवन थी 10 और ये स्पीड थी 20। अगर 10 और 20 का एवरेज ले लेते 10 plus तो आंसर आता 15, जो कि रॉन्ग है। तो एवरेज स्पीड में कभी भी स्पीड का डायरेक्ट एवरेज नहीं ले लेना है, आपको इस तरीके से सॉल्व करना होगा इसे। ये क्लियर है दोनों को, फराज और अंकित? यस yes सर। sir. ठीक है, अब इस पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ अभी, वेट करें 1 मिनट। If a train moves ये है क्वेश्चन, फराज और अंकित। yes sir, देखना होगा देखना। ठीक है, वही है, बस इसमें इस बार क्या है, डिस्टेंस आपको मेंशन नहीं है। जैसे पिछली बार 10 किलोमीटर 20 था, इस बार क्या लिखा है कि ए टू बी एक ट्रेन जाती है विद a स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स विद 30 किलोमीटर पर आवर, देन एवरेज स्पीड इज, ये पूछा एवरेज। टाइम भी नहीं है, डिस्टेंस नहीं है, टाइम नहीं है। हाँ, लेकिन इस बार देखो, जो डिस्टेंस उसने पहले ट्रेवल किया ए टू बी, सेम डिस्टेंस वापस आने में भी लगा। लेकिन डिस्टेंस है क्या, कुछ भी हो सकता है, मैं कुछ भी डिस्टेंस ले सकता हूँ। हम डी एज्यूम कर लो उसे। हम इसके बीच का डिस्टेंस एज्यूम कर लेंगे डी, तो रिटर्न में भी सेम डिस्टेंस वही लगा डी। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अब कितना हो जाएगा, ए टू बी पहले डी डिस्टेंस गया और फिर डी डिस्टेंस वापस आया, तो ये तो हो जाएगा 2D।
जो भी डी डिस्टेंस है उसका डबल। टोटल टाइम, अब टाइम देखना पड़ेगा आपको। जब गया था तो स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर, और जब वापस आया तो स्पीड है 30 किलोमीटर। तो टाइम निकालो, एक बार फॉरवर्ड जर्नी का और एक बार रिटर्न जर्नी का। सर आंसर है बी, 24 किलोमीटर पर आवर। अभी मुझे नहीं पता, करेंगे सॉल्व तब देखते हैं। सॉल्व हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर 24। समझ में आ रहा है अब? शायद सर। ठीक, अब देखो, जो टाइम है 20 किलोमीटर, जब हम टाइम निकालेंगे तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है जब फॉरवर्ड जर्नी में डी और स्पीड है 20, और जब रिटर्न हुआ डिस्टेंस सेम डी लेकिन स्पीड है 30। ये इस टाइप की बनी इक्वेशन। ये बन रहा था फराज इक्वेशन। जी सर। अब इसे सॉल्व कर लो बस। तो सर आंसर है 24, लेकिन पता नहीं अगर सही है नहीं, मैंने सही तरीके से सॉल्व किया है नहीं। ऐसे ही किया, चलो देख लेते हैं। यहाँ जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 30D प्लस 20D, और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 30 × 20। डी से डी कैंसिल, तो ये हो गया 2 × 30 × 20 डिवाइड बाई 50। 6 4 ज़ा 24। ठीक है, बिल्कुल यही आ रहा है, 24 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड आ गई 24 किलोमीटर पर आवर। बस ध्यान हमेशा यही रखना है कि एवरेज में कभी भी इन दोनों स्पीड का एवरेज मत ले लेना। 20 + 30 डिवाइड बाई 2, 25, ये नहीं होगा। ठीक है फराज, क्लियर है ये? यस सर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस पर। A man traveled a certain distance by train at a rate of 25 km/h and walked back at speed of 4 km/h. If whole journey took 5 hours 48 minutes,
The distance was A 25 kilometer, B 30 kilometer, C 20 kilometer and D 15 kilometer. ठीक है फराज, ये है क्वेश्चन. Yes, sir. करो इसे, सॉल्व करने की कोशिश करो. वही सिंपल डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के फार्मूले पे बेस्ड है. हाँ फराज, हो रहा है क्वेश्चन सॉल्व? Not really, sir. Kind of stuck. Sir. कर रहा हो अभी, प्रोसेस में हो? So ये 5 hours and 48 minutes से have to convert. हाँ. तो इसमें दिक्कत आ गया. अच्छा, चलो देखो, हम इसको ऐसे लिखेंगे. 5 आवर्स कंप्लीट है और 48 को डिवाइड कर देंगे 60 से, तो ये टोटल आवर्स बन जाएंगे 5 प्लस 48 बाई 5 plus. ये 12 से कैंसिल हो जाएगा. 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60, यानी 5 प्लस 4 बाई 5
इसे हम एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 25 प्लस 4/5 यानी कि 29/5। ये 29/5 आवर्स ये हो गया टोटल टाइम। ठीक है, तो जहां भी टाइम रखोगे तो ये तुम्हें 29/5 की फॉर्म में रखना। आंसर ऑप्शंस में नहीं आ रहा। अच्छा, चलो अभी देखते हैं सॉल्व करके फिर। ये क्वेश्चन नोट कर रखा है ना तुमने? जी सर। हाँ, क्योंकि मैं इसे मिटा रहा हूँ, फिर मैं तुमसे डेटा पूछूंगा तो बताते रहना मुझे। एक पर्सन है, मान लो ए से गया बी तक, तो फॉरवर्ड जर्नी में वो ट्रेन से गया तो उसकी स्पीड थी 25 किलोमीटर पर आवर, और रिटर्न करते में वो ऑन द फीट आया, यानी कि इसकी स्पीड थी 4 किलोमीटर पर आवर। टोटल जो टाइम लगा वो हमने कन्वर्ट कर लिया, कितना है 29/5। तो पूछा डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस हम एज्यूम कर लेते हैं डी। ए से बी के बीच में डिस्टेंस है डी। तो ऐसा और एक और फॉर्मूला भी है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हाँ, ये होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो इस केस में हमको डी नहीं अज्यूम करना है अगर इफ यू यूज दिस अप्रोच। स्पीड कितनी ले 25? स्पीड क्या लेंगे 25 या 4? टोटल दो स्पीड। दो स्पीड गिवन है ना, कौन सी स्पीड लोगे? ये नहीं ऐड कर सकते सर 25 प्लस 4। नहीं 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 नहीं, 25 प्लस 4 तो 29 हो गया। 29 की स्पीड से, मान लो आपने यहाँ 29 ले लिया, 25 की जगह 29 लिया, और टाइम क्या लिया फिर, ये जो निकाला था है। हाँ सर, तो गलत आ रहा है। देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि तुम इस स्पीड से, यानी 29 की स्पीड से इतने टाइम तक ट्रेवल किया, जबकि ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या है, 25 की स्पीड से कुछ टाइम तक ट्रेवल किया और फिर 4 की स्पीड से कुछ और टाइम के लिए ट्रेवल किया, दोनों टाइम मिलकर इतने हैं। अच्छा अच्छा, टोटल टाइम का। कभी भी स्पीड क्या है 25 से ज्यादा नहीं है, तो यहाँ स्पीड में तुम ऐड नहीं कर सकते दोनों स्पीड। अब हम डिस्टेंस को एज्यूम करेंगे d, तो टोटल टाइम जो हमारा है वो क्या होगा, दो का सम, यानी ए से बी जाने का टाइम प्लस बी से ए वापस आने का टाइम। कहाँ ज्यादा टाइम लगाओ, ए से बी जाने में या बी से ए आने में? ए से बी। जाने में ज्यादा टाइम लगा होगा। Going A to B will take more time. Coming back will take less. 4 kilometers. Oh नहीं नहीं, no, उल्टा सर, coming back will take more time. हाँ, Coming back will take more time. व्हेन ही विल कम बैक ही इज कमिंग स्लोली। यहाँ पर देखो स्पीड बहुत कम हो गई, 4 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ ज्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पर वो फास्ट गया तो टाइम कम लगेगा, लेकिन कितना लगेगा ये अब हमें निकालना पड़ेगा। तो टी ए बी, यहाँ पर डिस्टेंस है डी अपॉन स्पीड है 25 प्लस
बी से ए आने में डिस्टेंस वही रहेगा जो था पहले, डी, लेकिन स्पीड अब कितनी हो गई, 4, और टोटल जो टाइम है वो है ये इस टाइप की इक्वेशन बनेगी। Okay. कि अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 29/5, यहाँ एलसीएम लिया तो आ गया 100, और ये हो जाएगा 4D प्लस 25D, यानी साइड आ जाओ। 29/5 इज इक्वल टू 29D/100। तो 9 से 29 कैंसिल, D इज इक्वल टू 100/5, यानी डिस्टेंस जो आएगा वो 20 किलोमीटर। ये आंसर होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन था ये, D इज इक्वल टू 20 किलोमीटर? ये था सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। एक मिनट। ठीक है फराज, फिर इसे क्लियर करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है find the sum of two-digit numbers divisible by 3। ऑप्शन है 1665, B 2008, C 1600 और D 1565। क्वेश्चन क्लियर है फराज? सर क्या एक निकालना है? सेकंड। सम निकालना है, तो टू डिजिट नंबर्स that are that should be आंसर ए है। divisible by 3। आंसर अभी नहीं पता मुझे, क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ बस मैं, सॉल्व करेंगे अभी। देखो टू डिजिट Why नंबर not? शुरू होंगे 10 से, 10, 11, 12, इस टाइप से कहाँ तक जाएंगे, ये कंटिन्यू करेंगे 99। 99। लेकिन हमें इन सबका सम नहीं निकालना, हमें सिर्फ किसका निकालना है, डिविजिबल बाई 3। यानी कि पहला नंबर होना चाहिए 12, उसके बाद 15, 18, ये ऐसे कंटिन्यू रहेंगे, और लास्ट जो नंबर डिविजिबल बाय 3 है वो 99। इनका सम बताना है कितना होगा। 12 प्लस 15 प्लस 18, कंटिन्यू करा इसे अप टू 99, ये है। तो कैसे करेंगे इसे? तो वो वाला फॉर्मूला नहीं है 2a प्लस हाँ पूरा याद नहीं है लेकिन वो वाला फॉर्मूला है। हाँ, ये जो क्वेश्चन सीरीज। चलाते हैं ये बेस्ड है एपी पर, जिसे हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो भी नंबर्स होते हैं उसके बीच में जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है। जैसे देखो यहाँ पर 12 और 15 के बीच में 3 का डिफरेंस 3, तो जितने भी नंबर होंगे उस सबके बीच में डिफरेंस होगा 333। लास्ट यहाँ 96 प्लस 99, इसके बीच का डिफरेंस 3।
तो इस सम का डायरेक्ट फार्मूला होता है, वो होता है s इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये था जो तुम फार्मूला कह रहे थे ना, 2a प्लस करके होता है, ये है वो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें अब याद आया। आया n क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर इन विद इन सीक्वेंस। हाँ, नंबर ऑफ टर्म्स इन AP। डी, डिफरेंस हाँ, बिटवीन टू कौन कहते टर्म्स। हैं? हाँ, कॉमन डिफरेंस कहते हैं, सबके बीच में डिफरेंस सेम होता है तो कॉमन डिफरेंस। और ये ए फर्स्ट टर्म। फर्स्ट, गुड। तो ये फार्मूला हो गया, ये सारे टर्म्स हो गए। अब हम आंसर निकालते हैं क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में ए जो है वो क्या है? 12 12। डी ए डिफरेंस कितना है? 3 सर। 3। और लास्ट एन, ये निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता। एन अगर हम निकाल लें तो डायरेक्ट फिर फार्मूले में रख के एस की वैल्यू आ जाएगी। जी सर। पहला स्टेप होगा एन की वैल्यू निकालना। तो ये है हमारा AP 12 से शुरू हुआ अप टू 99। एन के लिए देखो, एन के लिए समझो हम क्या करेंगे। हम इसे कहेंगे कि हमारा nth टर्म है। 99 को हमने एज्यूम किया nth टर्म। तो एक फार्मूला और था an इज इक्वल टू, ये याद है nth टर्म वाला? ब्रैकेट में n-1 a प्लस a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो an की वैल्यू 99 है, a जो है वो फर्स्ट टर्म है 12, n हमें फाइंड करना है, अननोन है, और d की वैल्यू है 3। इसे सॉल्व करते हैं हम। 99 माइनस 12 इज इक्वल टू 3 इंटू n-1। ये हो गया 287 अपॉन 3 इज इक्वल टू n-1। n की वैल्यू कितनी आ गई? 87 को 3 से डिवाइड करो, 29 प्लस 1। 30 आ गया n की वैल्यू। यानी ये जो हमारा AP था इसके अंदर कितने टर्म्स होंगे? 30। ये फर्स्ट टर्म था जिसे हम A कहते हैं, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे हम कंटिन्यू रखेंगे। तो ये जो 99 आया ये कौन सा टर्म है? 30th। क्लियर है ये? यस सर। अब सम So के like लिए, हाँ बताओ। this is some I understand this question. So like numbers, हम्म, बहुत tricky वाला chapter है ये. Like as per my experience. हम्म। So sir, what is the right way to approach these kind of questions? Like in general, number theorem. नहीं देखो, ये जो होता है ये AP पर बेस्ड है, ये तो क्लियर है तुम्हें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, लेकिन जो बाकी वाले क्वेश्चन जो आते हैं सो उसमें दिक्कत होता है। नहीं, अभी एक एक करके चलेंगे। देखो हम फर्स्ट फोकस करो, अगर AP है यानी कॉमन डिफरेंस क्या है? 3 है। वो सॉरी, कुछ भी है कॉमन डिफरेंस लेकिन सेम है, यानी जितने भी टर्म्स हैं उसके बीच में डिफरेंस क्या है? सेम है। तो वो क्वेश्चन किस पर बेस्ड होगा? AP पर। पहली चीज तो तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना है कि जो भी नंबर सीरीज है या सीक्वेंस है वो किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है।
तो अभी हम ये पहला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं जिसे हम कहेंगे एपी। तो एपी को आइडेंटिफाई करने के लिए तुम्हें क्या करना है? यू हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस। इफ द कॉमन डिफरेंस इज सेम, देन वी कैन से दैट दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एपी। ठीक है? आंसर मान लो अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो फिर हाँ, तो फिर वो अब आगे के सीक्वेंस आएंगे, उस पर फिर हम उसे एपी। एपी के फार्मूले से नहीं कर सकते फिर। तो मतलब यू ट्राइंग टू से आइदर इट विल बी एपी या जीपी, इनके बीच में होगा। हाँ, जीपी भी हो सकता है और हो सकता है रैंडम हो, ना एपी हो ना जीपी हो, ये भी हो सकता है। तो अगर रैंडम हो तो नहीं, तो उन सबके अलग लॉजिक है, अभी उस क्वेश्चंस पे भी आएंगे। ठीक है। सबसे पहले तो एपी अगर आइडेंटिफाई हो गया तो क्या करना है? अभी पहले क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए कि ये एपी है या नहीं है। बट इफ यू कैन आइडेंटिफाई यस इट्स एन एपी, देन हाउ टू डू इट। ठीक है? तो एपी में सिर्फ दो फार्मूलाज हैं जिसपे बेस्ड होता है। एक nth टर्म का फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एक सम का फार्मूला होता है n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक और है आई थिंक, उसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हाँ, वो वाला फॉर्मूला भी है। फार्मूला है, वो सम का ही फार्मूला है। सम का है, एक और सम का फॉर्मूला। हाँ, n/2 ए प्लस एल, लास्ट लास्ट टर्म कहते हैं जिसे हम। ठीक है? तो ये दो फार्मूले, यानी एक तो nth टर्म के लिए है और एक उनका सम है। अब सम के दो फार्मूले हैं, दोनों में से हम सिचुएशन के हिसाब से देखेंगे कौन सा ठीक है। बस ये फार्मूले, तो एपी में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो इन्हीं फार्मूलों से सॉल्व होगा वो क्वेश्चन। तो ये इजी है एपी तो। ठीक है? अब देखो, सम तुम्हें निकालना है। अब तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम इस फार्मूले से भी निकाल सकते हो, पहले वाले फार्मूले से, और चाहो तो इस फार्मूले से भी निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ लास्ट टर्म तुम्हें गिवन है, आइडेंटिफाइड है लास्ट टर्म। ठीक है फराज? तो ये दोनों फार्मूले से निकाल के देखो तुम कि सेम आ रहा है या नहीं। तुम्हें क्लियर है ए कितना है? 12, डी की वैल्यू है 3 और एन की वैल्यू है 30, और अगर लास्ट टर्म वाले फार्मूले से करेंगे तो एल की वैल्यू है 99। अब ये दोनों तुम इसमें इस फार्मूले से भी निकाल लो और इससे भी निकाल लो, और बताओ क्या आ रहा है आंसर। Yes, answer is 1665. यार 165 6, ऑप्शन में है ये। I guess. Yes, sir.
Which option? तो ये था ऑप्शन, तो ये ऑप्शन था ए। ऑप्शन ए। तो बस राइट हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए। तो मैंने एक शॉर्टकट भी यूज किया था इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस। जो भी ऑप्शंस था, it has I just added them and found if that divided if it is divisible by 3 or not. ओके गुड। बाकी नहीं थे तीनों ऑप्शन डिविजिबल। बाकी बाकी 3 नहीं थे। तो सर ये भी कर सकते हैं हम, लाइक will this work all the time or no? No, there is no guarantee that it will work all the times, but it is a good approach. Divisibility. So but by and large, if I have to solve this, I have to use series basically. It's a series type question. मतलब traditionally. हाँ, yes. Arithmetic progression. Divisibility जो तुमने कहा, चलो इसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। By 2 और कंडीशन क्या होनी चाहिए? इनके लिए तो सबसे सिंपल है, लास्ट डिजिट शुड बी इवन। जैसे ये नंबर है, मान लो कितना भी बड़ा नंबर है, मेन फोकस हमारा किस पे होगा? लास्ट पे। 27357 ये डिविजिबल नहीं है, ये डिविजिबल है। बाय 3 के लिए जो तुमने किया होगा, सम ऑफ all digits should be divisible by 3। जैसा भी तुमने नंबर बोला 1665 5 6 11 17 on 1 18, तो ये डिविजिबल है। 2 3 6 4 5 मान लो ये नंबर है, तो 5 + 4 9 6 15 18 20 ये डिविजिबल नहीं होगा। अब देखो एपी वाला जो तुमने अभी क्वेश्चन किया था उसमें क्या दे रखा था? फैक्टर्स दे रखे थे सारे 12 15 18 अप टू 99। तो अगर हम इन्हें ऐड करेंगे तब भी सबका सम क्या होना चाहिए था? 3 से डिविजिबल होना चाहिए था, क्योंकि ये सारे मल्टीपल्स है 3 के। मान लीजिए 3 + 6 9 करेंगे वो भी डिविजिबल होगा, 9 + 9 18 करेंगे वो भी डिविजिबल होगा, तो होना चाहिए था। लेकिन ये हर जगह अप्रोच नहीं चलेगी। इस बार ऑप्शन ऐसे दिए थे कि तुम्हें मिल गया ऑप्शन, तो ठीक है, वो भी शॉर्टकट अगर कोई दिमाग में आ रहा है तो यूज करना चाहिए पहले शॉर्टकट। ठीक। अच्छा 4 से कब होता है? Last 2 digits should be divisible by 4। जैसे 2 3 6 4 8। तो अब हम 2 डिजिट्स की बात करेंगे। 48 4 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। मान लीजिए 1002, लास्ट 2 डिजिट क्या है? 02, ये 4 से डिविजिबल नहीं है। 5 0 और 5 लास्ट डिजिट आइदर 0 और 5, तो सिंपल है 100 कुछ भी हो, लास्ट में 5 है तो डिविजिबल है, और 5 नहीं है तो
डिविजिबल नहीं है। 6 Sum should be divisible by 6. क्या होती है कंडीशन? नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ। यानी जो 2 के लिए हमारा क्राइटेरिया है वो भी फुलफिल होना चाहिए और जो 3 का क्राइटेरिया है वो भी फुलफिल होना चाहिए। दोनों एक साथ कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। जैसे 2 3 8 2। अब ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा? तो पहले 2 का क्राइटेरिया देखो, लास्ट डिजिट शुड बी इवन, ठीक है। और 3 वाला भी देखो, सब डिजिट्स को ऐड करो। 8 + 2 10 + 3 13 और 2 15। तो ये 3 से भी डिविजिबल है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, तो ये नंबर क्या होगा? डिविजिबल होगा। क्लियर है? ठीक है फराज। Yes, sir. तो 7 अभी हम छोड़ते हैं, 7 पर बाद में आएंगे। 8 Divisible by 4. देखो 2 के लिए क्या था? लास्ट डिजिट शुड बी इवन, यानी 2 से डिविजिबल हो। 4 के लिए क्या था? लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 4। 8 के लिए होगा लास्ट 3 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 8। यानी मान लो 7 6 5 0 6 4। ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा? Yes. Yes, sir. 8 का स्क्वायर है 64. 64। ये देखो लास्ट के जो 3 डिजिट है वो 8 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। 9 के लिए वही कंडीशन होगी जो 3 वाली है। सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिवाइजिबल बाय 9। और 10 के लिए तो सिंपल है, लास्ट डिजिट शुड बी 0। ठीक है, तो ये डिविजिबिलिटी वाले भी याद रखना, कहीं ना कहीं इनका यूज जरूर हो जाता है। ठीक है फराज? सर ओके, एक नंबर और मिसिंग है। एक बार और डिविजिबिलिटी वाला। सर 7 सर, और अगर 7 का केस है तो 7 के लिए अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। 7 11 उसको अभी करेंगे। हेलो। अंकित, हाँ जी सर, डीआई की क्लासेस स्टार्ट हो गई है क्या? हेलो। हेलो, हाँ जी सर। क्या हुआ? कॉल कैसे तुम्हारी क्लास से ब्रेक हो गया था? क्या हुआ था? अरे एक्चुअली क्या हुआ ना कि मुझे मैथ समझ में नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। मैं आपको इस क्लास के एंड में अपना सिनारियो बता दूंगा क्या मेरा कैसे हिसाब है मैथ्स का। अच्छा तो आप अच्छा, एक बार, हाँ वो सब इसीलिए मैंने लीव कर दिया, क्योंकि बीच में मैं बोलता तो आप भी डिस्टर्ब होते और भी लोग डिस्टर्ब होते। ठीक ठीक। मैम मैम से बात कर ली थी मैंने। अच्छा, एक मिनट, अभी मैं कॉल करता हूँ तुम्हें। अंकित, हाँ जी सर। मैं अभी कॉल कर रहा हूँ तुम्हें, ठीक है? ठीक है। फराज वेट करना, अभी अभी आते हैं हम कॉल पे वापस अपनी क्लास में, ठीक है?
हाँ अंकित, हाँ जी सर। अभी तुम्हें मैम कॉल करेंगी जी तो वो तुम्हें अभी समझा देंगी। अभी ये मैथ्स की चल रही तो तुम अभी चाहो तो ड्रॉप कर लो। ठीक है सर। RTI की नहीं है क्या? नहीं नहीं, देखो डीआई, मैथ्स और रीजनिंग और क्वांटिटेटिव, ये जो 2-3 चीजें हैं वो सब एमबीए का जो तुम्हारा पेपर होता है उसका लगभग 50% पोर्शन यही होता है। हम्म, ठीक है, तुम्हें अगर सीखना है तो तुम्हें या पढ़ना है तो तुम्हें सारे ही पढ़ने पड़ेंगे। डीआई को अलग से आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्लास रखेंगे, लेकिन बेटर यही है कि तुम सभी करो तो ज्यादा ठीक रहेगा। अच्छा अच्छा ठीक है, अगर एक बार कुछ, मैम से बात कर लेता हूँ। हाँ तुम अभी ड्रॉप कर लो, तुम्हें मैम कॉल करेंगी, तुम उन्हें बता देना कि मैथ्स में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है या क्या इशू है वो। ठीक है, ओके। हाँ फराज, वापस आते हैं हम क्लास में। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। तो अभी कहाँ चल रहे थे हम? डिविजिबिलिटी चल रही थी। तो डिविजिबिलिटी के तुम्हें ये क्लियर हो गया? अब सिर्फ दो तुम्हारे पॉइंट बचे, 7 और 11। Yes, sir. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं 11 की। 11 से हम कैसे निकालते हैं डिविजिबिलिटी। मान लो ये कोई नंबर है, ठीक है, ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा या नहीं? तो क्या करेंगे इसमें, कुछ आइडिया है? Sum of all digits should be divisible by 11. आवाज ब्रेक हो रही थी, फिर से रिपीट करो, क्या बोला? So sum of all the digits should be divisible by 11. नहीं नहीं, सम मतलब सबका डिजिट का सम करना चाह रहे हो? नहीं, वो Yes, नहीं sir. होगा। Yeah, for sir, last digits should be the same, like 7, 7, 6, 6, like that. नहीं, देखो इसमें करते हैं हम, ध्यान देना। हम देखो ये फर्स्ट डिजिट है इसकी, हम अगर लेफ्ट साइड से काउंट करें, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये 7 है। 7 डिजिट नंबर है ये। ठीक है, तो इसमें जितने भी ऑड प्लेसेस पर जो डिजिट आ रहे हैं इन सब का सम करो, यानी सम ऑफ ऑड जितने भी आए माइनस सम ऑफ नंबर्स एट इवन प्लेसेस। किसका सम करना है? नंबर्स एट ऑड प्लेस और नंबर्स एट इवन प्लेसेस। क्लियर हो गया ये क्या है? ये तुम सम करो और फिर जो ये इवन है 2, 4 और 7 इनका सम करो। तो 2 + 4 + 7 हो गया 13, और 1 + 3 + 6 + 1 11. 11। ठीक है, अब 11 - 13 2 आ रहा है, माइनस साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 आ रहा है। तो 2 डिविजिबल नहीं है 11 से, तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब जो लास्ट नंबर जो बचा 7, 7 में क्या करते हैं, 7 से डिविजिबल है या नहीं? Sir, इसका पता नहीं. मान लो ये कोई नंबर है 2, 3, 4, 5। अब मैंने पूछा कि ये डिविजिबल होगा या नहीं होगा? होगा. होगा, तुमने डिवाइड कर लिया।
लास्ट 2 डिजिट से देखने से। अब हम क्या करते हैं, इसमें लास्ट डिजिट को देखते हैं। क्या है लास्ट डिजिट? 5। और रेस्ट ऑफ नंबर क्या बचा? 234। इसको हम इस तरीके से ब्रेक कर लेते हैं, लास्ट डिजिट को अलग कर लो और जो रेस्ट ऑफ नंबर बचा उसे अलग कर लो। इसका डबल करो, 5 का डबल कितना हो गया? 10। डबल या इनटू 2? यस। ओके सर, गॉट इट। माय बैड। आवाज ब्रेक हो रही है बहुत। I did 5 into 5. No, double means multiply by 2. That's it. Okay. When we double anything, we just multiply by 2. Then 10. Then subtract 10 from this. Sorry. 1, 2, 1, 2. 2, 2, 4. अब इस नंबर को हम 7 से डिवाइड करके देखते हैं। ये डिविजिबल है, तो ये नंबर भी क्या होगा? डिविजिबल होगा। ठीक है, क्लियर हुआ दोनों का, 11 और 7 का? In 7 case, how do you know how much to break? Now, so it's like even. Now, what if it's an odd number, like if odd digit, like say 2, 3, 4, 5, 7. So in that case, how will we divide? You are asking about break this number, 2, 3, 4, 5, 7. Yeah, if we make it odd, like in this case, it was even, so it's easy to break. If it's like an odd kind of number. No, we just have to focus on this last digit. We'll break down like this: 2, 3, 4, 5, and this 7. We multiply 7 by 2, double it, you will get 14. Then we minus 14 from this number. 3, 3, 2. And we have to divide this by 7 to check. Actually, number 7 have not a shortcut like all other numbers. So we have to go through this procedure. I'll just practice. If I practice, I'll understand more. Okay. And 11, what about 11? 11 is odd, sum of odd. 11 is easy. Sum of numbers minus, at odd places, yes, minus sum of numbers at even places. If the resulting difference is divisible by 11, then the complete number is divisible by 11. Otherwise, it will not be divisible. Okay. ठीक है फराज? Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now check all the things that we have covered in today's class. If you have any question, let me know that. Yes, sir. So now we have gone through 3-4 concepts. First, we had covered speed of boat or man type questions, average speed, ठीक है, और उस कॉन्सेप्ट पे किए थे हमने क्वेश्चन divisibility, numbers, divisibility.
APGP. AP अभी, not GP, only AP. Sequence AP. ठीक है, तो अब तुम क्या करना, अपनी तरफ से इन क्वेश्चंस, इन टॉपिक्स पे अगर तुम्हें कहीं क्वेश्चन दिखे, उसको खुद से करने की कोशिश करो. Actually, fifth topic is work also. One more topic, work. That was last class. Which one? Work. हाँ, A plus B. ठीक. Work done. Work done. I was confusing. So these 5 topics that we have covered in 2 classes. So you go through the notes, and we will also upload these videos on the YouTube so that you can see these videos for the revision. ठीक है फराज, और कोई हेल्प चाहिए हो कुछ भी, so you can call the ma'am. So टाइमिंग्स वगैरह ठीक है क्लासेस की? ठीक है. So far, no problem. ओके, ठीक है फिर This तो. is हाँ it's a last question. So this is also applicable for MU also. हाँ, ये This is दोनों. specifically Jamia. नो, एक्चुअल में जो रीजनिंग हो या न्यूमेरिकल एबिलिटी है या DI जिसे हम कहते हैं, वो सबके लिए सेम होती है, चाहे AMU हो या जामिया. हो सकता है कि किसी में क्वेश्चन मान लो 170 आ रहे हैं, किसी में 120 है, किसी में 100 है, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे यही है. Any idea when the exam will start? हाँ, September, अभी October? तक मोस्ट प्रोबेबली एंड ऑफ सितंबर मान के चलो अभी. लेकिन नहीं हो सकता एंड ऑफ सितंबर, क्योंकि एंड ऑफ सितंबर के लिए सारे यूजी के लिए होगा, तो अक्टूबर फिर हाँ as तो such. नहीं, सितंबर. तुम अभी टारगेट अपना यही बना के चलो, जितना तुम्हें उसके बाद टाइम मिल जाएगा वो एक तरीके से तुम अपना बोनस समझना, बट तुम अपना जो टारगेट बनाओ वो एंड ऑफ सितंबर बना के चलो. 31 सितंबर जो भी 31st. हाँ, एंड 31st में. ठीक है, तो जो भी अपनी प्लानिंग करो उसको इस तरीके से करो कि 31 सितंबर तक कवर हो जाए सब कुछ. कितना जितने भी टाइम? हमें एक्स्ट्रा डेज मिलेंगे वो एक तरीके से रिवीजन होगा. Sir, how much time should I devote for DI or logical reasoning? What about other part? You are comfortable in language skills? Yes, sir. Language skill, I am not much issues. Okay, and then second, that general knowledge and current affairs and all those things. That is every day. GK is every day. Okay. That is not. So GK, I'm focusing on static facts that don't change, because my experience tells me most of the time they give more questions on static. Current is not that much. Okay. Paper is already made as it is. It's just we have to go and sit and give it. They have already made it. Okay. University. Okay, tell me one thing. Do you have the previous paper of Jamia and AMUI? So for Jamia, I don't have 2019. Otherwise, I have 18, 17, 16, and I think 15. And what about 19, AMU? The AMU I have. All the 19 papers. से all the papers. 19 till end. Okay. I have a Okay, good. तो वो अभी रखो. जैसे जीके वाला पार्ट है, लैंग्वेज स्किल्स वाला पार्ट है, या रीजनिंग में जिसमें जो क्वेश्चन या जिस कॉन्सेप्ट पे तुम कंफर्टेबल ज्यादा हो, उनको तुम प्रैक्टिस करना शुरू कर दो प्रीवियस पेपर से. मतलब directly I skip to papers for reasoning and data interpretation. For the concept that you are confident that
you have a good command on these topics and I can solve this. So try for those topics only. But if you are weak in any particular topic, then first go through the basics of that, then practice the paper. So that will be what I'll be doing. I have some weak, a little bit weak aspect in English, in the reasoning. Sorry, reasoning. Uh, So I was thinking, okay, if I put 15 days mhm, for logical and 15 days for data, mhm, and whatever time I have, then I'll just spend it on the papers, mhm. something like that. So ठीक है, अभी प्लानिंग मतलब डिटेल प्लानिंग पे अभी मत जाओ, अभी वेट करो। नेक्स्ट वीक तक हम स्टडी मटेरियल वगैरह भी शेयर करेंगे और जो 2019 जामिया का पेपर है ना वो भी शेयर करेंगे तुम्हारे साथ। ओके, ठीक है सर, देन प्लीज डू। देन ओके, यू विल प्लान इन डिटेल। ओके, ठीक है सर। ठीक है। तो अभी कुछ दिन जो भी पढ़ाया जा रहा है सिर्फ उस पर फोकस करके उसी के क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करो। ठीक है सर। ठीक है, फिर फराज मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, सर सर, बाय सर, टेक केयर। बाय, टेक केयर।